गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम का, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए अवसर दिया कि मैं यहाँ के बात करूँ। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम मृणालिनी गुप्ता जी और मैडम पूजा बहल जी का, जिन्होंने इस इन्वायरमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड ईगोमानिया प्रोग्राम आज आयोजित किया है। और यहाँ आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं इतने खराब वेदर के बावजूद, उन सबको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इन्वायरमेंट को लेकर के इतनी जागरूकता है आप में और आप लोग आए हुए हैं। बहुत ही अहम सा विषय है। कहते हैं कि जीवन के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कब तक केवल हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते रहेंगे? आगे बात कीजिए ना, पानी, हवा, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर क्या जीवन है? उसके साथ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। केवल रोटी, कपड़ा, मकान से हमारा जीवन चलेगा ये तो सही है, लेकिन सुरक्षित कितना रहेगा ये भी तो सोचना है। तो सुरक्षित जीवन को हम अंग्रेजी में बोलेंगे सस्टेनेबल जीवन, सस्टेनेबल लाइफ हमें जीनी है, जिससे कि हमें ये सोचना है कि आज तो हमारी ज़िंदगी हम जी ले रहे हैं, हमारे बच्चे, उनकी ज़िंदगी क्या होगी? क्या उन्हें भी यही सस्टेनेबल लाइफ मिलेगी? तो सस्टेनेबल लाइफ के लिए क्या क्या हमारे हिंड्रेंस हैं? जैसे अभी बात हुई कि फरीदाबाद में कल से बरसात हो रही है, जो कि केवल और केवल जो कि अक्टूबर में हो रही है, ऐसा होता नहीं था। इसके कारण क्या है? कारण वही है जो आप भी सोचते हैं लेकिन बात फोकस नहीं कर पाते। तो ये है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? एक तो है आपका ओजोन लेयर डेप्लीशन, जो कि फिर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। दूसरा है जो हमारा कार्बन पोल्यूशन, कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो आ रही है वो सारी की सारी एक ही कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में आना। अभी तक हमारे साहब ने बताया कि पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50-60 हज़ार साल पहले का। पेट्रोल और डीजल की बात करें और कोयले की बात करें तो वो कितना पुराना है? वो शायद इनसे भी ज़्यादा पुराना है। हम 1 लाख वर्ष पुराना कोयला और ऑयल, गैस ये सब यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में डेवलपमेंट कब था? आज से 500 साल पहले था क्या हमारे पास बाइक थी? नहीं। आज से 200 साल पहले भी बाइक नहीं थी। हाँ, 100-150 साल पहले कुछ आया है। लेकिन जो हम लोगों ने पावर का यूटिलाइजेशन, एनर्जी सेक्टर का यूटिलाइजेशन शुरू किया है, वो मुश्किल से 150 साल या 200 साल पुराना है। और अब बात कही जा रही 50 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने इकट्ठा की थी पिछले हजारों करोड़ साल में, उसे हम 200 साल में तो हम यूज़ करना शुरू किया। और ख़ास तौर पे 100 या लास्ट 50-60 सालों में हम लोगों ने इसे ज़्यादा तेज़ी से यूज़ किया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? हर साल डबल कर रहे हैं। एनर्जी का इस्तेमाल हर साल डबल करते जा रहे हैं। और इसका दो प्रॉब्लम आएगी। एक तो है कि हमारा एनर्जी सेक्टर में से कोयला और ऑयल से खत्म हो जाएगा। दूसरा जो कारण आ रहा है वो है CO2 इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है। कहेंगे ठीक है, आप बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या? व्हाट आर द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन डायरेक्ट की तरफ अगर बढ़ा जाए तो हम एक साथ सब कुछ नहीं खत्म कर सकते, ये तो सच है। लेकिन सोचना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अगर किसी ने अभी सुना होगा नाम, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं मैडम, लेडी है ग्रेटा थनबर्ग, सुना है नाम लोगों ने? बच्चों ने किसी ने सुना है?
ये एक स्वीडिश की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है जिन्होंने 2018 के आसपास अपना आंदोलन शुरू किया और आज पूरा विश्व उनको जान रहा है। उन्होंने स्वीडन की संसद के बाहर इस पे काम किया और स्थिति ये हो गई कि अब सारे ही कंट्रीज पे बात कर रहे हैं कि हाँ हमें क्लाइमेट चेंज पे बात करनी है। उनका कहना यही है कि आप अपनी जिंदगी जी ले रहे हो, हमारा कल क्या होगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्या हो रहा है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े तो काफी कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट, जैसे मैडम ने बताया कि मैं पावर सेक्टर में हूँ, पिछले 34 ईयर्स से इसमें काम कर रहा हूँ। एनटीपीसी जो पावर प्रोड्यूस करती है उसमें काम करता हूँ और एनपीटीआई जो इसके विषय में पूरी सबको समझ बताती है कि कौन सी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। हम लोग का एक फील्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। तो आप लोग कहेंगे हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट से कितना रिलेशन है? इसका रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। क्या होता है कि अगर आप अपनी कार इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल की हो या पेट्रोल की, उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्निकल भाषा में थोड़ी सी बात करते हैं कि एक ऑटो साइकिल होती है, एक डीजल साइकिल होती है, इन पे ये कार्य करते हैं। और जब कार्य करते हैं तो जो हम एनर्जी लेते हैं वहाँ पर इफिशियंसी होती है 25%, 20%। तो हम बाकी की 75% एनर्जी हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और उसके साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन छोड़ देते हैं। अगर हमने इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया तो आप कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है तभी तो आती है। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, सोलर पावर के थ्रू कर सकते हैं, आप हाइड्रो के थ्रू कर सकते हैं, विंड के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए सोलर, हाइड्रो और विंड, इनके साथ तो कोई भी कार्बन एमिशन है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब थर्मल की बात करें, जहाँ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पर इफिशियंसी होती है 50% के आसपास, 38 से लेके 50%। तो अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं भी गए, उसके पहले भी देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच ओवर हो गए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने 25% के आसपास कार्बन इमिशन रोक दिया। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम जब कंज्यूम करते हैं, उसके बनने में लगभग 1.2 kg कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड आपका पूरा एनवायरनमेंट में चला जाता है, जो कि परेशान करता है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट भी बहुत सचेत है इस विषय पे। अभी लास्ट 10 ईयर्स के पहले हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत तेज़ी से काम किया है और हम लोग 100 गीगावाट पे पहुंच चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, और 2030 तक का टारगेट है 500 गीगावाट। आप लोग सोचेंगे गीगावाट क्या होता है? मेगावाट में अगर बात करें तो 500 मेगावाट। अभी इस समय पावर प्लांट में जो हमारी कैपेसिटी है वो 400 मेगावाट है, जिनमें से कि 25% रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है। और 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो सारा का सारा जितना भी जनरेशन है वो रिन्यूएबल से कर लेगा। तो एक तरफ से तो हम रिन्यूएबल से कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हमारी ये पेट्रोल और डीजल के व्हीकल रोड पे रहे तो इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिलेगी। दोनों साइड काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या समस्या है, वहाँ थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। थोड़ी सी फंडिंग करते हैं, वो सब्सिडी देते हैं। लेकिन अगर हम फिर से आ जाएं ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, तो एक लड़की खड़ी होकर के और पूरे विश्व को हिला दिया कि सभी लोग क्लाइमेट चेंज के लिए आगे बढ़ गए। तो हमारे बच्चे, आज के नौजवान जो भी हैं, अगर वो लोग खड़े हो जाएंगे अपने घर में ही केवल कि डैडी अगला व्हीकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है और उससे CO2 एमिशन कम होता है, तो घर घर से ही आवाज़ जब आएगी तो पक्का है कि चेंज आएगा। और हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग इस समय बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जी रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर जिस तरीके से हमारे मैडम पूजा भाई मैडम और ये गुप्ता मैडम, इस तरीके से लाखों एक्टिविस्ट अभी एक्टिव हैं,
और अगले आने वाले 10 साल में हम एक सुंदर भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम 5 साल की बात तो नहीं करेंगे, 10 साल में ये सब चीज़ अचीव हो जाएगा। हम लोग जीरो एमिशन पे आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे, हम लोग जीरो वेस्ट पे आ जाएंगे वाटर के मामले में, प्लास्टिक के मामले में भी जल्दी ही आ सकते हैं, पक्की बात है। तो लेकिन एक ही चीज़ रह जाएगा जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, जिसको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर पाएगी, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल। इसको चेंज करने के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा, और अगर हम लोग सोच लेंगे तो ये कार्य संभव है। और हम लोग आने वाले 5 से 10 साल के बाद हम ये कह सकेंगे कि नहीं, हम फिर से अपनी अर्थ को बचा ले गए, क्योंकि भाइयों बहनों अर्थ एक है, उसी को सेव करना है। तो प्लीज सेव अर्थ, प्लीज सेव एनवायरनमेंट।